हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है लुब्रिकेशन कंटामिनेशन। लेकिन किस चीज की लुब्रिकेशन कंटामिनेशन, वो अब हम आगे देखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में एयर कंटामिनेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे वाटर कंटामिनेशन, द सेकंड मोस्ट डेंजरस कंटामिनेशन। अच्छा, वाटर जो है वो जब ऑयल के साथ मिक्स्ड होता है ना, तो वो तीन डिफरेंट स्टेट्स बनाने की वो स्ट्रेंथ रखता है। या और तीनों स्टेट्स जो मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं, फ्री वाटर, एमल्सिफाइड वाटर और डिसॉल्व्ड वाटर। अच्छा, डिसॉल्व्ड वाटर जो है ना, ये वो स्टेट है वाटर की जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे वो ऑयल के साथ बॉन्ड फॉर्म करती है। किस लेवल पे? मॉलिक्यूलर लेवल, जिसको मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है एमओएल से। मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके ऑयल के पार्टिकल्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करती है। तो यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल भी है कि जब डिसॉल्व वाटर ऑयल के अंदर प्रेजेंट होता है तो ऑयल के कलर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं फ्री वाटर, ये वो वाटर की स्टेट है जिसमें ऑयल और वाटर आपस में मॉलिक्यूलर लेवल पे बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। और इस पिक्चर के अंदर बिल्कुल क्लियरली आप देख रहे हैं कि वाटर जो है ये बॉटम पे ये सेपरेट हुआ हुआ है ऑयल से। तो दिस इज कॉल्ड फ्री वाटर। यानी डिसॉल्व वाटर और फ्री वाटर में क्या फर्क है कि देयर इज नो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड ऑयल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये एक फर्क है। अच्छा, तीसरी स्टेट क्या होती है? तीसरी स्टेट जो है, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस स्टेट है इन तीनों में, वो है एमल्सिफाइड वाटर। एमल्सिफाइड वाटर क्या है? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास ऑयल है और इसके अंदर ये छोटे-छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स सॉरी, ये क्या है? ये सस्पेंड हुए होते हैं। और ये सस्पेंड क्यों होते हैं कि ये ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, या ऑयल फॉर एग्जांपल, ये मैंने ऑयल की एक मॉलिक्यूल बना लिया ये शेडेड रीजन में, और ये वाटर का मॉलिक्यूल है। इनके दरमियान एक इंटरफेशियल फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं ये थ्रू आउट ऑयल जो आपका पड़ा होता है, या जो भी ऑयल होता है उसके अंदर सस्पेंड हुए होते हैं। और इस स्टेट को कहते हैं एमल्सिफाइड स्टेट ऑफ वाटर। आपका ऑयल कहलाता है कंटीन्यूअस फेज, यानी एक कंटीन्यूअस आपका सब्सटेंस जो है वो चल रहा है, कंटीन्यूअस फेज। जबकि वाटर जो कि स्मॉल टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसको कहते हैं डिसकंटीन्यूअस फेज। ठीक है। और जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कंटीन्यूअस फेज ऑफ ऑयल और डिसकंटीन्यूअस फेज ऑफ वाटर, तो आपके इमल्सिफिकेशन जो है वो होती है, इमल्सिफाइड वाटर फॉर्म होता है। अच्छा, इमल्सिफाइड वाटर फॉर्म होने की दो वजूहात है, वो मैंने यहाँ मेंशन की हुई है, मैकेनिकल एजिटेशन और कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है कि ये भाई मेरे पास ऑयल पड़ा हुआ है, ठीक है, एक किसी भी एनक्लोज्ड कंटेनर में, और मैंने इसको इतना ठंडा कर दिया कि इसका जो टेम्परेचर है टी, वो इसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे चला गया, जिसको मैंने डीपी से डिनोट कर दिया। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे चला गया, इतना ठंडा कर दिया। तो होता क्या है, जो डिसॉल्व्ड वाटर होता है ऑयल के अंदर, कौन सा डिसॉल्व वाटर, वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। और जब वो कंडेंस होता है तो वो टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एमल्सिफिकेशन हो जाती है। और एमल्सिफिकेशन की क्लियर क्लियर पिक्चर क्या है कि आपका ऑयल क्लाउडी हो जाएगा। ये बिल्कुल ये आप देख रहे हैं पिक्चर, जो ओरिजिनल ऑयल है वो कैसा है, वो आप यहाँ देख रहे हैं, और एमल्सिफाइड ऑयल आप ये देख रहे हैं कि क्लाउडी हो चुका है। ठीक है। अच्छा, दूसरी वजह वजह क्या है? मैकेनिकल एजिटेशन, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है इन मशीनरी। कि आपका पंप चल रहा है, आपका ये देखें, ये एक पंप चल रहा है, उसमें ये गेयर्स बने हैं बड़े बड़े, सही है, ये गेयर्स मैंने एक इस तरह बना दिया, एक इसको हाइपोथेटिकली समझ लें, ये पंप है, ये पंप का सिंबल हो गया, आपके बेरिंग्स हैं। जब ये मूव कर रहे होते हैं, इनकी रोटेशन हो रही होती है, इनकी मूवमेंट हो रही होती है, तो होता क्या है कि ये ऑयल पार्टिकल्स और वाटर पार्टिकल्स, मैं ऑयल पार्टिकल्स को यहाँ शेडेड डोनेट कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑयल पार्टिकल्स और वाटर पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं?
इनके दरमियान इंटरफेशियल फोर्सेस जनरेट होती हैं। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड, एक टेम्परेरी बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी एमल्सिफिकेशन हो जाती है। क्या कहते हैं, इंटरफेशियल, जिसको मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया, ये इंटरफेशियल फोर्सेस, ठीक है, ये इंटरफेशियल फोर्सेस, ये आपके ऑयल और वाटर के दरमियान फॉर्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली आपका पंप घूम रहा है, आपका गियर घूम रहा है, एक मैकेनिकल एजिटेशन हो रही है, सिस्टम एजिटेट कर रहा है। उससे क्या होता है कि आपका ऑयल और वाटर आपस में एक बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से एमल्सिफिकेशन हो जाती है। और वो इसी तरीके से होता है सारा, कि कंटीन्यूअस फेज ऑफ ऑयल है, उसके अंदर ये वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि डिसकंटीन्यूअस फेज में होते हैं। एक ये चार्ट भी आपको यहाँ शो हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है ये भी। वो ये बता रहा है कि वाटर जो आपका ऑयल है, उसकी अपीयरेंस जब नॉर्मल होती है, जो कि इस स्टेट में है, तो आपकी बेयरिंग की लाइफ 100% होती है। और जैसे जैसे वाटर कंटेंट, ये देख रहे हैं, परसेंट ऑफ वाटर इन ऑयल बढ़ता है, तो आपकी बेयरिंग की लाइफ यहाँ तक के 0.1% पे जाके 20% तक रह जाती है बेयरिंग की लाइफ। और उसके बाद 0.1 के बाद उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है ऑयल का, वो क्लाउडी अपीयरेंस का होना शुरू हो जाता है, और मजीद उसकी लाइफ डिक्रीज होती रहती है। तो ये हमने डिस्कस किया अभी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर जो ऑयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और क्यों एमल्सिफिकेशन होती है, जो कि सबसे डेंजरस स्टेट है वाटर की। और एक ग्राफ भी हमने डिस्कस किया कि उस पर क्या इम्पैक्ट आता है बेरिंग्स के ऊपर। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑयल अब तो आ गया भाई, ठीक है, वो अपना पानी जो है वो ऑयल में आ गया। अब रिमूव कैसे करना है, इसके क्या तरीकेकार हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक तरीका है सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक क्या है कि आपके पास एक टैंक है, ठीक है, इसके अंदर आपने ऑयल को जो है वो थोड़ी देर के लिए एक सेटल करना है। अब होता क्या है कि जब आप सेटल करते हैं ना, चूंकि ये मैंने वर्ड लिख दिया सेटल का, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, चूंकि ऑयल जो है वो लोअर डेंसिटी पे होता है एज कंपेयर टू वाटर, तो वाटर जो है ना, जो वो आराम से यहाँ आके नीचे सेपरेट हो जाता है और एक लेयर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी, जिसको मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ WP से, वो ग्रेटर होती है किससे, ऑयल की डेंसिटी से। तो यह सेटलिंग टैंक आपका यहाँ काम करता है कि आपका जो वाटर है उसको सेपरेट करता है। लेकिन सवाल बनता है, अब यहाँ पे आपको मैंने पहले ही डिस्कस किया कि वाटर की 3 डिफरेंट स्टेट है, फ्री वाटर विच इज F, एमल्सिफाइड वाटर विच इज, मैंने जिसको डिनोट कर रहा हूँ E, और एक है डिसॉल्व वाटर जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ D। सेटलिंग टैंक सिर्फ काम करता है फ्री वाटर पे, इन दो पे बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सेटलिंग टैंक जो है वो किस पे काम करेगा, सिर्फ फ्री वाटर पे। अब बात आती है कोलेसिंग फिल्टर। कोलेसिंग फिल्टर क्या है कि एक फाइन फाइब्रस मीडिया होता है, ठीक है, एक फिल्टर है जिसका ये फाइन फाइब्रस मीडिया है, ये उसमें बिल्कुल स्मॉल पोर्स बने हुए हैं और एक फाइब्रस मीडिया है। अब होता क्या है कि ऑयल जब एंटर होता है ना यहाँ से इधर से एंटर होता है जब, तो जब यहाँ से बाहर निकलता है, तो होता क्या है कि ऑयल ड्रॉपलेट, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो पास नहीं कर पाते, वो इधर फाइब्रस मीडिया के अंदर स्टक हो जाते हैं। और जैसे जैसे ऑयल गुजरता रहता है यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो वाटर ड्रॉपलेट्स हैवी होते जाते हैं, क्योंकि वाटर तो आगे जा ही नहीं रहा, वो इधर ही एक्यूमुलेट हो रहा है इसी जगह पे। तो वो वाटर जो है वो नीचे फिर ड्रेन होना शुरू हो जाता है। तो आपका जो कोलेसिंग फिल्टर है वो फ्री वाटर के लिए तो काम करता ही करता है, साथ एमल्सिफाइड जो ऑयल है वो उसके लिए भी बड़ा फायदेमंद है, लेकिन डिसॉल्व्ड के लिए फिर भी ये काम नहीं करता। अब तीसरी चीज जो आती है वो है सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस क्या है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस ये है कि आपके पास एक बाउल होता है। अच्छा, इसको नॉर्मली ना एक वर्ड यूज किया जाता है, प्योरीफायर। ये एक बाउल है, ये बाउल बहुत तेजी से रोटेट कर रहा होता है। इसको, ये सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस नॉर्मली प्योरीफायर्स में होता है, ठीक है। प्योरीफायर्स की मजीद हम आगे डिस्कशन करेंगे, आगे मजीद इस पे एक वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि एक बाउल है, इसके अंदर ऑयल कंटेनिंग वाटर अंदर एंटर होता है, ठीक है। और ये बाउल बहुत तेजी से रोटेट कर रहा होता है अबव 10,000 RPM, ठीक है।
10,000 आरपीएम से ऊपर ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसकी आरपीएम है 10,000। अब होता क्या है, चूंकि वाटर डेंसर होता है तो वाटर जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है बाउल में, ठीक है, और ऑयल अंदर जो है ना रिलेटिवली अंदर एक फेज फॉर्म कर लेता है। अब उससे होता है कि जो बाहर वाटर सेपरेट हो जाता है उसको ड्रेन कर दिया जाता है, ठीक है, ये ड्रेन कर दिया मैंने, और ऑयल जो है उसको मैंने यहाँ से आगे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा होता है कि बहुत स्पीड में ये घूम रहा होता है, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस डेवलप होती है और वाटर सेपरेट हो जाता है ऑयल से, सिंपल, ठीक है। लेकिन ये फ्री वाटर में काम करेगा, एमल्सिफाइड जो आपका ऑयल है उसमें ये काम नहीं करेगा प्रॉपर, या पार्शियल काम करेगा। उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पीछे से ऑयल अंदर एंटर हो रहा होता है इस सिस्टम में, उसको हम करते हैं प्री हीट, यानी थोड़ा सा गर्म करते हैं। गर्म क्यों करते हैं भाई? गर्म इसलिए करते हैं ताकि उसकी विस्कोसिटी कम हो जाए और जो एमल्सिफिकेशन ऑलरेडी जो हुई हुई है वो वीक हो जाए। क्या हो जाए? वीक हो जाए। प्री हीट करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर एक एजेंट डालता हूँ जिसे कहते हैं डीमल्सिफायर, जिसको मैं इधर डिनोट कर रहा हूँ डीईएम से, डीमल्सिफायर। डीमल्सिफायर क्या करता है कि जो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑयल है ना, ऑयल, इसके अंदर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जिसे इमल्सिफिकेशन कह रहा हूं मैं। वो क्या करते हैं, इन टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स को आपस में कंबाइन करके हैवियर वाटर ड्रॉपलेट्स बना देता है। अब उससे होता क्या है कि हैवियर वाटर ड्रॉपलेट जो है वो आसानी से सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से आसानी से दूर और सेपरेट हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, प्रीहीट किया, पहले गर्म किया हल्का सा ऑयल को ताकि उसकी विस्कोसिटी कम हो और एमल्सिफिकेशन टूटे। फिर डीमल्सिफायर ऐड कर दिया ताकि टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाए। अब जब वो बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं और इस बाउल के अंदर वो एंटर होते हैं, तो जब वो रोटेट होता है बाउल 10,000 आरपीएम से ऊपर, तो वाटर जो है वो अलग हो जाता है और ऑयल अलग हो जाता है। तो इस तरीके से आप एमल्सिफाइड वाटर को भी ऑयल को भी अलग कर सकते हैं, लेकिन स्टिल डिसॉल्व वाटर अभी भी नहीं हो सकता। तो जी दोस्तों, वैक्यूम डिहाइड्रेटर वो है जो फ्री, एमल्सिफाइड और डिसॉल्व वाटर सबको अलग कर सकता है। और वो कैसे करता है, इसका बड़ा बेसिक प्रोसेस है कि आप पहले ऑयल को प्रीहीट करते हैं। प्रीहीट मैंने किया, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, प्रीहीट किया ऑयल को पहले। अच्छा, प्रीहीट क्यों करते हैं? ताकि वही एमल्सिफिकेशन उसकी ब्रेक डाउन हो और उसका जो विस्कोसिटी है वो भी डिक्रीज हो। प्रीहीट करने के बाद उसे फिर मैं बेचता हूँ किसमें? एक वैक्यूम चैम्बर में। किसमें? वैक्यूम चैम्बर, जिसको मैं यहाँ डोनेट कर रहा हूँ VACUM से, वैक्यूम चैम्बर। अब यहाँ पे सारा जो मामला है वो किस तरफ आ जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। मैंने ऑयल को हीट किया 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, ठीक है। अच्छा, वैक्यूम कितना होता है नॉर्मली? 0.1 atm। कितने का वैक्यूम होता है? 0.1 atm से कम ही होता है। अब इस वैक्यूम पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है? 50 डिग्री के करीब। अब मुझे बताएं, पीछे से जो सॉल्यूशन आ रहा है ऑयल वाटर का वो है 60 से 80 के दरमियान। और जब वो इधर आएगा, ये सॉल्यूशन इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर, तो ये तो ऑलरेडी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इस प्रेशर पे? 50 डिग्री। और आ कितने पर है सॉल्यूशन? 60 से 80 के दरमियान। तो वाटर जो है मेरा, जो जिस स्टेट में भी है, फ्री, इमल्सिफाइड, डिसॉल्व, वो वेपोराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेपोराइज, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ VAP से। और इस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है, वैक्यूम डिहाइड्रेटर्स इस तरीके से काम करते हैं। और जो वेपर्स हैं उनको फिर एक सेपरेट कंडेंसर में ले जाया जाता है और कंडेंस किया जाता है। और कंडेंसर को मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ COND से, यानी एक कंडेंसर में वेपर्स जाते हैं और वहां कंडेंस हो जाते हैं। तो ये वो दोस्तों तरीकेकार हैं जिसकी मदद से आप ऑयल के डिफरेंट स्टेट्स, चाहे वो फ्री हो, एमल्सिफाइड हो, डिसॉल्व्ड हो, आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। वाटर के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, फ्री, एमल्सिफाइड, डिसॉल्व, उसको वाटर और जो ऑयल से सेपरेट किया कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे वो प्रोसेस हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपनी टेस्टिंग मेथड। वैसे तो बहुत काफी सारे टेस्टिंग मेथड हैं कि भाई मेरे पास
ये ऑयल है, इसमें वाटर आ गया। भाई कितने परसेंट वाटर है? ये कौन बताएगा? तो इसके लिए सबसे कॉमन टेस्टिंग मेथड यूज़ होता है वो है कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड। अच्छा, कार्ल फिशर टाइट्रेशन जो मेथड है ना, ये भी 2 तरह की है, वॉल्यूमेट्रिक और कोलोमेट्रिक। ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज़ जो जानने की इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि कार्ल फिशर मेथड एक्चुअली परफॉर्म कैसे करता है, ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको देख लेते हैं। कार्ल फिशर मेथड की एक मैंने आपके सामने ये ड्राइंग बनाई हुई है, ठीक है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा, इधर ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं एनोलाइट, एनोलाइट ये एक सॉल्यूशन है जिसका दूसरा नाम है कार्ल फिशर रिएजेंट इस एनोलाइट का, ठीक है? और ये एक पिस्टन के थ्रू, ये पिस्टन है, ये पिस्टन, इसके थ्रू इसको इंजेक्ट किया जाता है इस एपरेटस के अंदर। और एनोलाइट किससे बना होता है? एनोलाइट आपका जो है वो इन चीज़ों से बना होता है। ये एक्चुअली ये आपका एनोलाइट है, ठीक है? ये मैं एरो से मार्क कर रहा हूँ। और कैथोलाइट जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एरो से मैंने ऑपोजिट लिख दिया हुआ है, लेकिन कोई नहीं, एरो आपको ये शो कर रहा है कि एनोलाइट किस चीज़ से बना हुआ है? नेगेटिव आयोडीन आयंस, सल्फर डाइऑक्साइड और पाइरिडीन, ये 3 मिलके ना एनोलाइट बनाते हैं। जबकि कैथोलाइट जो है, जो कि आप ये पिंक में देख रहे हैं, ये आपका किससे बना होता है? मिथेनॉल से। ठीक है? ये एक आपका ऑर्गेनिक वही अल्कोहल है। जबकि जो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड, ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, ये प्लैटिनम के होते हैं। अब होता क्या है? होता क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कार्ल फिशर मेथड कौन सा वाला? ये कोलोमेट्रिक, ठीक है? अभी वॉल्यूमेट्रिक की बात नहीं हो रही। ये बिल्कुल सिंपल सा है, ये मैं आपको एंड में डिस्कस कर दूंगा वैसे ही वर्बली। लेकिन इंपॉर्टेंट है कोलोमेट्रिक, जो कि आजकल यूज ही यही हो रहा है क्योंकि ज्यादा आपका एफिशिएंट है। ये बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर भी डिटेक्ट कर लेता है ऑयल के अंदर। अब होता क्या है, यहाँ पे जब करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये पीछे आगे ना सर्किट बना होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है ना, इलेक्ट्रोड्स, इनके साथ एक सर्किट है, एक बैटरी जुड़ी होती है, यहाँ पे एक बैटरी होगी, ठीक है? और ये करंट फ्लो कर रहा होगा। अब होगा क्या? अब होगा क्या कि जो आपके आई नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है? आई नेगेटिव आयंस, ये वाले, जो कि एक्चुअली किसका पार्ट है? एनोलाइट का पार्ट है। वो आई नेगेटिव आयंस किसकी तरफ रिएक्ट करेंगे? एनोड की तरफ, ये, ठीक है? एनोड की तरफ। अब एनोड की तरफ वो जब मूव करेंगे, तो वो आई नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आई2, आयोडीन में, आयोडीन बनेगी। और आई2 क्या करेगी? जो आपका सॉल्यूशन है, यहां से ये देख रहे हैं, ये इसको मैं खोलूंगा और यहां से मैं सॉल्यूशन एंटर करूंगा, जो कि मेरा ऑयल है। एक्चुअली क्या है? ऑयल। उसमें जो भी पानी होगा वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, आयोडीन के साथ, ठीक है? अब जब आयोडीन और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या फॉर्म होगी? हाइड्रोआयोडिक एसिड, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं, जिसका केमिकल फॉर्मूला है HI, ठीक है? और ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक मेरा पानी खत्म ना हो जाए उस ऑयल में से। और ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि जब आयोडीन मुझे अपीयर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन का एक कलर है ना, पर्पलिश कलर होता है। जब ये अपीयर होना शुरू हो जाएगी इस सॉल्यूशन के अंदर, पर्पलिश, तो मैं वहां कहलाऊंगा ये मेरा एंड पॉइंट आ गया है, एंड पॉइंट मेरा रीच हो गया है, ठीक है? तो ये इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि आयोडीन जो है वो कंप्लीटली रिएक्ट कर गई और मेरा एंड पॉइंट आ गया है। और इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा? अपने टोटल कॉलम्स, यानी जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम हुई है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, क्यू, कॉलम, उसको मैं नोट डाउन करूंगा। टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ है टू कंज्यूम दिस वाटर, ठीक है? और वो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब आयोडीन मुझे विजिबली अपीयर होना शुरू होगी कि भाई अब वाटर और नहीं रहा, क्योंकि अब वाटर नहीं है तो इसलिए आयोडीन मुझे अब अपीयर हो रही है, ठीक है? और आयोडीन बन कैसे रही है कि जो आई नेगेटिव आयन ऑलरेडी सॉल्यूशन में थे, जो कि आई नेगेटिव आयन किसका पार्ट थे? एनोलाइट, एनोलाइट का पार्ट थे, ठीक है? तो वो जब I2 में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, तो मुझे समझ आई कि भाई अब आयोडीन फॉर्म हुई और आयोडीन ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और आपका जो वाटर है वो कंज्यूम होना शुरू हो गया, ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस है कार्ल फिशर कोलोमेट्रिक मेथड का। वॉल्यूमेट्रिक मेथड जो है वो बहुत इजी सा है, उसमें सिंपल टाइट्रेशन है कि आप आयोडीन जो है वो ऐड करते जाते हैं,
सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है? और जब कलर चेंज आता है, एक स्पेसिफिक कलर चेंज आता है, उसमें फिर आप देखते हैं कि भई ये जो है अब कलर चेंज आ गया, तो मेरे कितनी मैंने आयोडीन ऐड की है जिसकी वज़ह से कलर चेंज आया है, ठीक है? इस सॉल्यूशन के अंदर आपका एक ऑयल भी प्रेज़ेंट होता है, ऑयल, ठीक है? ऑयल भी होता है और उस ऑयल के अंदर ज़ाहिर-सी बात है वाटर तो है, क्योंकि हमने वाटर डिटरमाइन करना है, वाटर कंटेंट कितना है। तो इस तरीके से जो है मैं डिटरमाइन करता हूँ कि मेरा कितना आयोडीन कंज़्यूम हुआ है, उससे फिर पता चल जाता है कितना वाटर कंटेंट मौजूद था। लेकिन ये अब यूज़ नहीं होता वॉल्यूमेट्रिक, यूज़ क्या होता है? कोलोमेट्रिक मेथड, जो कि मैंने आपको समझा दिया इधर, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे खत्म हुई हमारी लुब्रिकेशन कंटेमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर की स्लाइड। इसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, हमने डिस्कस किया कि उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, और हमने साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेथड जो यूज होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, कि भाई कौन सा मेथड है वाटर को डिटरमिन करने के लिए ऑयल में, कि वाटर कितने परसेंटेज है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो वाटर कंटेंट है ना, उसका जो यूनिट यूज़ होता है वो है परसेंटेज, अ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वेट, ठीक है? द वेट बाय वेट, ठीक है? सही है? यानी कितने जो है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वो नॉर्मली होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीलीटर्स, ठीक है? और वॉल्यूम ऑफ वाटर H2O इन लीटर ऑफ ऑयल, ठीक है? किसमें? इन लीटर ऑफ ऑयल। ये मैंने ऑयल को डिनोट कर दिया यहाँ पे इन लीटर ऑफ ऑयल, ठीक है? तो ये आपका नॉर्मली परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट आपके नॉर्मली ये यूज़ हो रहे होते हैं यूनिट्स वाटर कंटेंट को डिटरमिन करने के लिए ऑयल के अंदर। तो दोस्तों यहाँ मेरी खत्म हुई अब ये वाली स्लाइड, ये वाला हमारा लुब्रिकेशन कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। यहाँ हमारा टॉपिक खत्म हुआ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि मैं मजीद आगे वीडियोस इसी तरीके से बनाता रहूं। थैंक यू।